नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 28 मार्च 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया विद से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टू आर्टिकल्स यहाँ पर आप देख सकते हो, टेस्टिंग द वाटर्स। नंबर 2 इज चाइनीज चेकर्स। इसमें हम इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा जो आर्टिकल रहेगा वो ये रहेगा ग्रोथ टॉनिक। इसमें हम जानेंगे कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 22 में जो 400 बिलियन डॉलर्स तक मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है वो पहुंच चुका है। तो इसके पीछे क्या कारण है और आगे क्या डिफ़िकल्टीज हो सकती है इसको कंटिन्यू रखने में। तीसरा जो कॉन्सेप्ट सेगमेंट रहेगा जिसे हम डिस्कस करेंगे वो ये कि हमें मिसाइल से मील की तरफ भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, सेल्फ रिलायंट होने की बात करते हैं, तो ऐसे में एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करने की ज़रूरत है। और लास्ट में एक आर्टिकल हम देखेंगे वो रहेगा द लॉन्ग एंड गेम इन वियना। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि भाई ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं ईरान न्यूक्लियर डील को लेके, उसमें क्या अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। तो देखते हैं ये पूरे जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में अभी एक एक करके। फर्स्ट आर्टिकल है टेस्टिंग द वाटर्स। देखो अभी हमने कल जो न्यूज़ डिस्कस की थी उसमें ये था कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या फिर उनको स्टेट काउंसलर भी बोला जाता है, तो उनका नाम वेंगी, जो कि इंडिया के विजिट पे आए थे। तो एक बेसिकली आप देख सकते हो एक ड्रामेटिक चेंज देखने को मिला है चाइना के स्टैंड में। और उसके पीछे वजह क्या है वो हमने देख ली थी कि अभी जून मंथ में ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज कर रहा है, होस्ट कर रहा है चाइना, और साथ में आरआईसी की भी मीटिंग होगी साइडलाइंस में। तो इस केस में उनका विजिट करना ये है कि कैसे भी करके हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी प्रेजेंस है वो इंश्योर हो सके, जिससे कि चाइना अपनी एक डिप्लोमेटिक विन शो कर सके कि हाँ जी हमारी भी कोई वजूद है, या फिर हम भी मिलकर के अलग से एक वर्ल्ड की बात कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे अगर देखें तो जब से रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया है, उस स्टैंड में इंडिया और चाइना का जो स्टैंड देखने इस पर्टिकुलर इवेंट को लेकर के चाइना और इंडिया का जो स्टैंड है वो आपको कॉमन देखने को मिलेगा कि दोनों के दोनों एब्सटेन कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में। पर दूसरी तरफ अगर देखें तो इंडिया के अपने खुद के प्रिंसिपल्स हैं, चाइना के अपने खुद के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। चाइना ने कंटिन्यू अपना सपोर्ट दे रखा है, रशिया का जो एग्रेशन है उसको सिक्योरिटी कंसर्न मानते हुए ये कहा है कि रशिया ने जो भी एग्रेशन अभी यूक्रेन में दिखाया है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी इनसिक्योरिटी वाली फील थी उस वजह से। जबकि इंडिया क्या कह रहा है कि भाई सीधी सी बात है, वॉर एक ठीक बात नहीं होती। दूसरी, पीस नेगोशिएशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उसके बाद में इंडिया ने ये भी कहा है कि भाई डायलॉग एंगेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि वेपन एंगेजमेंट। इस चीज़ को देख करके ये चाइना की अपनी खुद की एक प्लान है। तभी तो चेकिंग द वाटर्स, दैट मीन्स एक तरीके से सिचुएशन को चेक करना कि क्या इंडिया सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। ब्रिक्स की समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। अब देखो बात ऐसी है कि 2 साल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पे ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में दोनों तरफ की जो मिलिट्रीज हैं वो लगातार एक तरीके से एंगेज्ड है, आमने सामने खड़ी हैं, फेस ऑफ कंटिन्यू है। तो फ्रिक्शन पॉइंट इतना कंटिन्यू हो रहा है, उसके बावजूद भी ये जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं चाइना के स्टैंड में वो कुछ हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो बात सही है कि पिछले 2 सालों में हम मिलिट्रीली एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं कि भाई हम हमारी तरफ से बिल्कुल भी बैकफिट पे नहीं जाएंगे, और चाइना अपनी एग्रेशन को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि हाँ जी हमने कोई गलती भी की है क्या। पर फिर भी इंडिया चाइना ट्रेड को आप देखो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच रहा है लगातार। दूसरी तरफ हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इनकी वेंगी के साथ में लगातार बातचीत करना। पर एक चीज़ है कि अगर ये जो बात अभी शुरू हुई है इसमें चाइना जिस तरीके से इंडिया के एंगेजमेंट्स को ब्रिक्स में RIC में आगे तक ले जाना चाह रहा है या फिर हाई लेवल तक पहुंचाना चाह रहा है, तो एक शुरुआत तो हम इसको कह सकते हैं कि चाइना कहीं प्रैग्मेटिक अप्रोच तो नहीं अपना रहा है कि कैसे भी करके हम इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें। पर वही चीज़ है कि जब तक आप किसी गलती को मानोगे ही नहीं तो सुधारने का तो कोई स्कोप ही नहीं है। रही सही में वेंगी की विजिट से पहले उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की जो समिट थी वो अभी इस्लामाबाद में ऑर्गेनाइज कराई गई थी पाकिस्तान के द्वारा, और उसी में उन्होंने कश्मीर मुद्दे को हाईलाइट कर दिया। फिर उसके बाद में अफगानिस्तान में जो तालिबान के लीडर्स हैं उनके साथ एंगेज करके आए हैं वो, और साथ में ये भी कहा है कि अफगानिस्तान में हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो एक्सटेंशन है वो बढ़ाएंगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक ब्रांच जिसको हम बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होती हुई जाती है, तो
उस सीपीईसी की, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की ब्रांच का जो सीपीईसी पार्ट है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जा रहा है, पर इंडिया के साथ में कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम नहीं किया। तो ऐसे में कश्मीर मुद्दा लेकर के और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दोनों मुद्दों पर इंडिया जो है वो चाइना से बिल्कुल भी खुश नहीं है। कहने का मतलब ये हो गया कि हम जो हैं वो कभी भी चाइना के इंटरनल इश्यूज, चाहे वो तिब्बत का मुद्दा हो, चाहे शिनजियांग का मुद्दा हो, या फिर कहीं पर हांगकांग के इश्यूज हो, उनको लेकर के हमने कभी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे चाइना को क्रिटिसाइज नहीं किया। पर चाइना ने जिस तरीके से कश्मीर का मुद्दा उठाया है वो हमारा एक इंटरनल इशू है। बेशक हमने हमारी तरफ से रिटेलिएट भी कर दिया, हमने जवाब भी दे दिया कि जी आपने जो स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल जो अभी तक का एक सिस्टम चलता आ रहा है उसको बिल्कुल ब्रेक कर दिया है। तो बात ऐसी है कि लद्दाख में जिस तरीके से स्टैंड ऑफ कंटिन्यू है, दूसरी तरफ ब्रिक्स और आरआईसी की जो समिट ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, तो उसमें चाइना अपनी एक जो पकड़ है इंटरनेशनल सिस्टम में उसको बनाना चाहता है। तो इंडिया ने भी अपनी तरफ से क्लियर कर दिया, पहले बॉर्डर सिस्टम को आप क्लियर करो, बॉर्डर में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उसको सॉर्ट आउट करो। अब आप देखो कि अभी न्यूज़ भी है फ्रंट पेज पे कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की विजिट के बाद में अब रशियन एनवॉय है वो भी आ रहे हैं इंडिया में कि जी इंडिया को कन्विंस करने के लिए कि आप चलो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करो। पर पॉइंट क्या है यहाँ पर कि चाइना के साथ में जब तक हमारे जो ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स नहीं सॉर्ट आउट होते हैं ना, तब तक इंडिया कोई एक्शन कोई भी तरीके से एंगेज करेगा लगता नहीं है। और ये चीज़ क्लियरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से स्टैंड दे भी दिया है। तो सवाल ये है कि हमें क्या पाना है, क्या नुकसान हो सकता है, सोच समझ करके हमें आगे हमारे डिसीजन को कंटिन्यू करना है, क्योंकि अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल है चाइनीज चेकर्स। आर्टिकल को लिखा है राम माधव जी ने। देखो इनका ये कहना है कि एडम स्मिथ की एक बुक तो बड़ी फेमस है, वेल्थ ऑफ नेशंस, पर उस बुक के अलावा इनकी एक और बुक है जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। उसमें ये था कि इस पर वो ये बुक सेकंड वाली बुक इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई। इसमें ये था कि अगर चाइनीज़ एम्पायर, मतलब कॉलोनियल पीरियड की टाइम है, क्योंकि एडम स्मिथ का उस टाइम पर रेलेवेंस थी बहुत ही ज़्यादा, कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट इन्हीं का दिया था, मार्केट फोर्स की जो बात हम करते हैं कि हाँ जी डिमांड एंड सप्लाई है वो काम कर लेगी सारा, वो बात अलग है कि एडम स्मिथ का जो कॉन्सेप्ट था वेल्थ ऑफ नेशन में मार्केट का जो कॉन्सेप्ट था, जिसके चलते ग्रेट डिप्रेशन का शिकार भी हुआ था पूरा वर्ल्ड। खैर पॉइंट हमारा ये है, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स में एडम स्मिथ ने ये कहा था कि अगर चाइनीज़ एम्पायर एकदम से कहीं ख़त्म हो जाए तो एक यूरोपियन क्या सोचेगा, क्या करेगा। तो एक बार तो यूरोपियन ज़रूर टेंशन में आ जाएगा, सैडनेस में आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाएगा। पर उसके बाद में जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, और डिजास्टर जो जिसकी वजह से वो चाइनीज़ एम्पायर पूरी ख़त्म हो गई, जिसके बाद में फिर वो रिकवर करेंगे और नॉर्मल अपनी जो प्रैक्टिस है उसमें लग जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ बोला है, ऐसा ही कुछ पॉइंट यहाँ पर अभी चाइना के द्वारा भी एक्शन में दिख रहा है कि लद्दाख रीजन में हमारे साथ में टेंशन्स क्रिएट कर दी और अब वो टाइम बीत गया, थोड़ा मतलब अभी कंटिन्यू है स्टैंड ऑफ, पर चाइना के हिसाब से वो टाइम यूँ लग रहा है कि हाँ जी अब वो जो गर्मा गर्मी है वो तो हो गई ख़त्म, अब इंडिया के साथ में एंगेज कर लो। तो बोला इस तरीके का बिहेवियर ही कहीं ना कहीं चाइना भी शो कर रहा है। अब चाइना देखो कॉलोनियल पीरियड में बहुत बड़ी अपने आप में एक रिसोर्स के लिए कॉलोनी हुआ करती थी यूरोपियंस के लिए, इसलिए ये बात कही गई थी, ठीक है। तो ऐसे में पॉइंट क्या आता है कि चाइना का जो अभी स्टैंड है जिसमें बायलैटरल इश्यूज इंडिया और चाइना के देख सकते हो बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं ना कि बिल्कुल एबिसल लेवल पे चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लो लेवल पे चल रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ चाइना ये चाहता है कि बिजनेस एज यूजुअल हम कंटिन्यू करते रहें, कि कैसे भी करके केवल बॉर्डर इशू में तो हम कहीं ना कहीं आमने सामने खड़े हैं ना, बाकी चीज़ों में तो हमारी एक जैसी सोच है, जैसा अभी यूएन वाली हमने बात की थी। पर यूएन वाली बात में भी क्लियर ये है कि स्टैंड कॉमन है, एब्सटेन दोनों ने किया, पर इंडिया के प्रिंसिपल्स अलग हैं और चाइना के अलग हैं। तो इस चीज़ को लेकर के हमने चाइना की तरफ से जो 3 pronged स्ट्रेटेजी देखने को मिली है, तो वो क्या है। नंबर 1, बायलैटरल रिलेशंस हैं, उनको लॉन्ग टर्म विजन में देखा जाए। चाइना का ये सोचना है कि भाई आप केवल बॉर्डर में मत फंसे रहो, हमें लंबी सोचनी है, ये सोचना है चाइना का। दूसरा पॉइंट ये कि दोनों एक दूसरे के साथ एंगेज करते हैं तो विन विन मतलब एक विन विन सिचुएशन बनेगी दोनों कंट्रीज़ के लिए। तीसरा ये, और डेवलपमेंट भी कर पाएंगे दोनों कंट्रीज। तीसरा ये कि मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे कोऑपरेट करें दोनों कंट्रीज, इंडिया और चाइना। ये 3 pronged स्ट्रेटजी के बेसिस पे या 3 pronged आइडियाज़ के बेसिस पे अभी वेंग ये यहाँ पर इंडिया में विजिट करने आए। पर इंडिया ने भी रिस्पॉन्ड किया 3 पॉइंट से। नंबर 1, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। आप
एक दूसरे की जो कहता ना कि रिस्पेक्ट की बात होगी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट में, कि सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दोगे, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज नहीं करोगे। जबकि ईस्टर्न लद्दाख में चाइना क्या कर रहा है, वही चीज़ जो एडवर्स है हमारे लिए। दूसरा, म्यूचुअल सेंसिटिविटी, कि भाई हमारे लिए कश्मीर का मुद्दा इतना ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इस तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कैसे बोल सकते हो। फिर बात आती है म्यूचुअल इंटरेस्ट, अगर वाकई में साथ में चलना है तो सामने वाली पार्टी के इंटरेस्ट को आप प्रोटेक्ट करो। तो इंडिया ने तो ये 3 पॉइंट बोले और चाइना की तरफ से ये 3 पॉइंट्स का स्टैंड निकल के आया। तो ऐसे में इंडिया ने सीधा क्या कह दिया, जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट है, या फिर आप कह सकते हो कि ईस्टर्न लद्दाख में जो एंगेजमेंट जो कंटिन्यू है बॉर्डर एरियाज में, वो जब तक डीएस्केलेट नहीं होगी तब तक हम अच्छे से एंगेज नहीं करेंगे। तभी तो आप देखो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस टाइम पर 25 मार्च की बात है, 25 मार्च को यूपी में चीफ मिनिस्टर का जो इनॉग्रल सेरेमनी थी या फिर जो ऑथ टेकिंग सेरेमनी थी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। बोला टाइम नहीं है आपके लिए। अब इसके पीछे क्या है, देखो चाइना की ये जो स्टाइल है ना, कि एक तरफ तो डिस्प्यूट्स क्रिएट करना और दूसरी तरफ राजी बहलाना फुसलाना, वो वाली चीज़। तो ये बोला टिपिकल आइडिया है चाइना का। 1993 में इंडिया और चाइना के बीच में द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट हुआ था। वो भी कब हुआ था, जब चाइना ने 1986 में समदोरोंग शू वैली अरुणाचल प्रदेश में एग्रेशन दिखाया था, और आप देखो कि बहुत आगे तक पहुंच गया था। तो ऐसे में लगभग 7 साल बाद में फिर ये ट्रीटी फाइनल हुई थी कि भाई पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन की जाएगी। दैट मीन्स दोनों कंट्रीज एक दूसरे की तरफ एग्रेशन नहीं दिखाएंगे और शांतिपूर्वक किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि उसमें शांति और ट्रैंक्विलिटी भी बेसिकली पीस का ही सिनोनिम है, पर ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है आप एग्रेशन ना दिखाओ, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि दोनों ने ये एग्रीमेंट साइन किया। मुद्दा था कि इंडिया के सॉवरन इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड रहेंगे और चाइना के भी रहेंगे। पर वही चीज़ है कि पिछले 30 सालों में, जब से ये एग्रीमेंट साइन हुआ है 1993 से आज 2022 चल रहा है, तो लगभग 29-30 साल हो गए ना इसको एग्रीमेंट को। अभी तक पिछले 30 सालों में चाइना कितनी ही बार इस पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट ऑफ 1993 का वायलेशन कर चुका है। चाइना का फॉर्मूला क्या है, What I occupy is mine, what I claim is to be debated। ये कि भाई जिस जगह पे हमारे पैर जम गए हैं ना, वो तो हो गया हमारा। अब जिस चीज़ों को हम क्लेम करते हैं कि हाँ जी आपके पास में दूसरा जो एरिया है वो भी हमारा, आ जाओ बैठ करके बात करते हैं। तो इस तरीके के बिहेवियर में बहुत सारी ज़मीन जो है वो हमारी ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुका है चाइना, ठीक है। इसके आगे अगर देखें तो अभी चाइना के जो 3 पॉइंट निकल के आए हैं, जिसमें पहला पॉइंट था लॉन्ग टर्म विजन। तो भाई आप एक चीज बताओ कि लॉन्ग टर्म विजन का मतलब तो ये हो गया कि जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उसको नॉर्मल कंसिडर कर लिया जाए। आपने जितनी जमीन हमारी कैप्चर कर ली अभी या फिर पहले की हुई है उसको नॉर्मल कंसिडर कर लिया जाए। तो ऐसे में हमारी तरफ से हमने ये डिनाई कर दिया कि जी आप नॉर्मलसी की तरफ जाना चाहते हो तो पहले आप अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करो, फिर उसके बाद में नॉर्मल सिचुएशन आ पाएगी। तो इस चीज को लेकर के अभी करंट जो गवर्नमेंट है उसने अपनी तरफ से एकदम स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया है। इसके अलावा अगर देखें तो अभी तक 15 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुके हैं मिलिट्री लेवल पे, ठीक है। मिलिट्री कमांडर लेवल पे 15 राउंड की बातचीत हो चुकी है, फिर भी कोई कंक्लूजन नहीं है। इसके अलावा जो वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें बॉर्डर इश्यूज के बारे में डिस्कशन होता है, उसके लगभग 8 से ज़्यादा अभी तक राउंड कंप्लीट हो चुके हैं बातचीत के, उसके बावजूद भी कोई आउटकम नहीं निकल रहा है। तो इंडिया भी अपनी तरफ से अपने स्टैंड में बिल्कुल पीछे नहीं जा रहा है। तो पॉइंट क्या है कि एक तरफ तो चाइना जो है वो अपनी तरफ से लगातार बॉर्डर इश्यूज को सॉर्ट आउट नहीं करना चाहता, और दूसरी तरफ अगर देखें तो चाइना और बाकी सेगमेंट्स में, जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में लोबिंग की बात कर लो, ठीक है, रशिया का भी जो इशू है उसकी बात कर लो, या फिर एशिया की यूनिटी की बात कर लो, इन सारी चीज़ों में चाइना इंडिया का सपोर्ट चाहता है। तो ऐसे में जो दोगली बातें हैं वहाँ पर इंडिया बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहा। दूसरी तरफ जिस तरीके से चाइनीज़ एनवॉइस की या चाइनीज़ मिनिस्टर्स की विजिट होती है ना इंडिया में, तो उसमें एक पैटर्न देखने को मिलता है। वो ये कि पहले वो पाकिस्तान की विजिट करते हैं फिर इंडिया के विजिट पे आते हैं। जैसे कि अभी देखें तो वैंग यी ने पहले पाकिस्तान की विजिट की, ओआईसी की समिट है उसको अटेंड किया और वहाँ पर कश्मीर को लेकर के स्टेटमेंट दे दिया। उसके अलावा वैंग ने पाकिस्तान की एक मिलिट्री परेड हो रही थी जिसमें चाइना के द्वारा पाकिस्तान को दिए हुए J-10C फाइटर जेट्स और
एक लगभग 25 स्क्वाड्रन की जो फाइटर जेट्स की जो पूरी ग्रुप थी उसकी एक्सरसाइज देख करके फिर इंडिया में आए हैं। तो वो क्या शो करना चाहते हैं कि जी आपका दुश्मन हमारा जिगरी दोस्त है, पर हम भी आपके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं। इसका मतलब पाकिस्तान का कार्ड चला करके या पाकिस्तानी लोबिंग को शो करके चाइना एंगेज करना चाह रहा है। तो इस चीज़ को भी हमारी तरफ से हमने बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया। ओआईसी वाली बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं कश्मीर के मुद्दे की, क्योंकि हमने भी शिंजियान, तिब्बत, हांगकांग इन मुद्दों पर अभी तक हाईलाइट ही नहीं किया कि भाई तिब्बत में आप किस तरीके से एट्रोसिटीज़ कर रहे हो या फिर किस तरीके से आपने कैप्चर किया है एक ऑटोनॉमस रीजन को या एक इंडिपेंडेंट स्टेट को। दूसरी तरफ शिंजियान में जहाँ वीगर मुस्लिम्स रहते हैं उनको किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का सामना करवा रहे हो। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जब हम ही कुछ नहीं बोलते हैं तो भाई आप कैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में इंडिया को इस तरीके से क्रिटिसाइज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इंडिया जो है अभी हाइपर रियलिस्टिक पैटर्न पे चल रहा है, बहुत सोच समझ करके आगे चल रहा है, जिसमें आप देख सकते हो कि अगर चाइना का कोई एम्बेसडर या चाइना से कोई इंडिविजुअल अगर इंडिया में विजिट के लिए आता है तो एंगेजमेंट के लिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अवेलेबल है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहोगे वही चीज़ हो जाएगी। बातचीत डेफिनेटली बातचीत के लिए, क्योंकि जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया है तो सीधा से यही तो कहा जा रहा है भाई डायलॉग एंगेजमेंट होनी चाहिए। तो डायलॉग एंगेजमेंट इंडिया भी करने के लिए तैयार है। यूएनएससी में इंडिया और चाइना का स्टैंड एब्सटेन करने का रहा, और रशिया के जो एनवॉय है यूएन में जिनका नाम है दिमित्री पॉलिनिस्की, उन्होंने ये कहा है कि हाँ जी इंडिया ने बहुत ही अच्छा किया है, पब्लिकली उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। पर पॉइंट क्या है कि इंडिया ने क्यों एब्सटेन किया है उसके पीछे का कारण आपको क्लियर है। तो ऐसे में चाइना जो है वो इन छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके और अपनी एक डिप्लोमेटिक विन साबित करना चाह रहा है। तो देखो एक मिस कैलकुलेशन के बेसिस पे ही हिटलर बर्बाद हुआ था, और वही मिस कैलकुलेशन अभी पुतिन ने भी कर दी है यूक्रेनियन सिटीज़ को बर्बाद करने में। ऐसे में एक एनेक्डोट यहाँ पर है कि जब नाजी जनरल, दैट मीन्स आर्मी को लीड करने वाला, हिटलर की आर्मी को लीड करने वाला एक जनरल जिसका नाम था हिमलेर, उसने वॉर्सो, पोलैंड की जो कैपिटल है वॉर्सो, उसको बहुत बुरे तरीके से बर्बाद कर दिया था। और इसमें क्या कहा था कि बोले ये हिटलर की कमी नहीं है, ये रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन की है, जिन्होंने जो पोलैंड में रहने वाले लोग हैं उनके साथ में अपनी एंगेजमेंट ज़्यादा कर दी, इसलिए हिटलर ने सिक्योरिटी कंसर्न लेते हुए अटैक किया। बोले एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ अभी पुतिन भी कर रहे हैं कि वेस्ट और नेटो का नाम ले रहे हैं और यूक्रेनियन सिटीज़ को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि आज जिस तरीके से रशिया यूरेशियन रीजन में अपनी सुप्रीमेसी को साबित करना चाहता है ना, तो उसी अपॉर्चुनिटी को चाइना भी हार्नेस करना चाहता है, क्योंकि अभी ये एक तरीके का न्यू कोल्ड वॉर शुरू हो गया है जिसमें वेस्ट और रशिया दोनों के बीच में टेंशन्स तो रहेंगी और फिर बाद में फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है अब चाइना। तो देखो बात ऐसी है, हमारे लिए जो है मेन बात वो है हमारे सिद्धांतों की कि हम क्या आगे चाहते हैं, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अभी वेंगी के साथ में एंगेजमेंट भी रखी। तो ये था अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट इंडिया चाइना रिलेशंस में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ग्रोथ टॉनिक। देखो पिछले हफ्ते की बात है जब यूनियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है 2021-22, जो कि अभी 31 मार्च को खत्म होगा, आज 28 तारीख तो हो गई, 31 को खत्म होगा, तो बोला इंडिया ने $400 बिलियन से भी ज़्यादा का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट किया है। मतलब हमने गुड्स इतनी अमाउंट में एक्सपोर्ट किए, इतनी वैल्यू में एक्सपोर्ट किए हैं। तो ऐसे में आप ये अभी और 31 मार्च तक आते आते लगभग $410 बिलियन का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही है। पहला तो ये कि इंडिया का अभी तक का हाईएस्ट जो एक्सपोर्ट होया हुआ है ना मर्केंडाइज में गुड्स का, वो रहा है $330 बिलियन का 2018-19 का जो साल था उसमें। तो इससे भी इसको क्रॉस कर दिया इसने। दूसरा ये कि ये अचीवमेंट तब हो रहा है जब कोविड पैंडेमिक आउटब्रेक हुआ और उसका जो सीवियर सेकेंड वेव जो आई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हुए थे, लॉकडाउन भी लगाना पड़ा था, बहुत सारी डेथ्स भी हमारे देश में हुई। तो ऐसे में सेकंड जो वेव आई थी वो भी इसी फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल और जुलाई महीने में आई थी, अप्रैल से जुलाई महीने में 2021 में। इन दोनों सिचुएशन, ये दोनों पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये ग्रोथ सस्टेन करेगी, इसके लिए हमें थोड़ा सा करंट ट्रेंड को समझना होगा। देखो गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया है कि अभी अगर देखें तो कंट्री, हमने बोला एक स्ट्रेटेजी बनाई, एक प्लान क्रिएट किया कि कैसे हम हमारे मर्केंडाइज एक्सपोर्ट को राइज कर सकते हैं। तो उसमें क्या किया, कंट्री वाइज डिटेल की, भाई कौन कौन से कंट्रीज़ की क्या डिमांड रहती है और क्या उनको क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस हिसाब से हमने कंट्रीज़ को कैटेगराइज कर दिया। प्रोडक्ट वाइज की, प्रोडक्ट की क्या क्या कैटेगरी है,
यूरोपियन कंट्रीज को किस लेवल का प्रोडक्ट भेजना है, अफ्रीकन कंट्रीज को किस लेवल का प्रोडक्ट भेजना है, ऐसे कैटेगराइजेशन कर दिया। इसी तरीके से एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने भी अपने हिसाब से प्लान तैयार किया। तो बोला हमने बहुत ही अच्छे से टारगेटेड मैनर में एक प्लान तैयार किया, तो रिजल्ट ये रहा कि हम कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट को फुलफिल भी कर पाए हैं और हमारा एक्सपोर्ट जो है वो आगे बढ़ भी रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो इंटरनेशनल सिनेरियो में अभी जिस तरीके की फेवरेबल कंडीशन बनी, जिसमें आप देख सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर वर्ल्ड लेवल पे देखी जाए ना तो वो भी अच्छी थी। अभी एक बार ये रशिया और यूक्रेन के एग्रेशन को छोड़ दो, पर बाकी जो इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस रही है 2021-22 के इस टेन्योर में, वो क्या शो करता है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन बढ़िया रहा, और सर्कुलेशन बढ़िया रहा तो भाई सीधी सी बात है इंडियन गुड्स की डिमांड भी बनी और इंडिया ने अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ा लिया। तो ठीक है, और ये जो मनी अवेलेबिलिटी थी ये था ही। देखो आपको पता ही है कि जब कोविड आउटब्रेक हुआ तो उसके बाद में इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश कर गई थी, कंट्रीज़ की भी, बहुत सारे कंट्रीज़ की भी, और दूसरी तरफ देखें तो इंटरनेशनली तो ग्लोबल इकोनॉमी तो सीधी सी बात अलग अलग कंट्रीज़ का एग्रीगेट ही होता है। तो ऐसे में वेस्टर्न कंट्रीज़ ने क्या डिसाइड किया कि भाई कैसे भी करके हमें अकोमोडेटिव स्टांस को कंटिन्यू करना है। दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट रखी गई कम, सरकारों ने पैसा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो थी हाई लेवल पे चली गई। तो ऐसे में मार्केट में जो मनी सर्कुलेशन है ना वो राइज हो गया। राइज हुआ तो इसके बाद इसका मतलब डिमांड बढ़ी तो फिर ऑटोमेटिकली इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया। बट आज की जो परिस्थिति देखें तो वो परिस्थिति थोड़ी सी एडवर्स हो गई है, जिसमें पहला पॉइंट तो ये यूक्रेन रशिया का जो इन्वेजन है वो इसके आगे। पर अभी जो सिचुएशन बन रही है वो कुछ ऐसी है कि मार्केट में क्रेडिट फ्लो इतना ज़्यादा हो गया, सस्ते में लोन इतना ज़्यादा मिल गया, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा तो एक तो क्या मनी सर्कुलेशन हो गया। मनी सर्कुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड बढ़ गई तो इन्फ्लेशन बढ़ गई, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई तो अब बैंकों को मजबूरन इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा करना पड़ रहा है। इसका मतलब इसको बोलेंगे हॉकिश स्टांस। अब इसमें क्या हो गया कि इंटरेस्ट रेट अगर राइज होगी तो भाई सीधी सी बात है मार्केट में जो सर्कुलेशन है करेंसी का, फॉर एग्जाम्पल यूएसए के फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट राइज करने के सिग्नल दे दिए हैं, तो अब इस केस में क्या होगा कि लोगों के पास में पैसे की कमी आएगी, तो फिर वो कैसे इंपोर्ट करेंगे, कैसे अपनी डिमांड को फुलफिल करेंगे। तो एक तो पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में अलग अलग सेंट्रल बैंक्स के द्वारा इंटरेस्ट रेट राइज करने के चक्कर में क्या इंडिया अपने एक्सपोर्ट को मेंटेन कर पाएगा। दूसरा पॉइंट कि जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है तो इस तरीके से इन्फ्लेशनरी कंसर्न और ज़्यादा एग्जर्बेट हो सकते हैं, कारण कि महंगाई जो है वो पहले ही कंट्रोल में नहीं है, और रही सही में ये इन्वेजन जो है वो लगातार इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट कर रहा है। आप देखो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जैसे चुनाव खत्म हुए हैं उसके बाद में 50 रुपये डीजल पे बढ़ा दिए, बैक टू बैक डेली बेसिस पे रिटेल जो कंजम्पशन है फ्यूल का उसके भाव देख लो, नेचुरल एलपीजी जो हम कंज्यूम करते हैं कुकिंग के लिए उसके भाव देख लो, 50 रुपये एक साथ बढ़ा दिए, 25 रुपये डीजल पे बढ़ा दिए थे। तो ये चीज़ें क्या शो कर रही है कि ग्लोबल सिचुएशन अभी फेवरेबल नहीं है। तो ऐसे में अभी तो हमने 400 बिलियन का जो टारगेट देखा, और या फिर जो 410 बिलियन डॉलर का जहाँ तक 31 मार्च 2022 तक आप कर लोगे, पर सवाल ये है ना कि क्या इस चीज़ को हम कंटिन्यू कर पाएंगे। करंट लैंडस्केप अगर देखें इंटरनेशनल जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का जो चल रहा है, तो ये कुछ चैलेंजेस भी हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे कंट्रीज ये सोच रहे हैं कि हमें अब सेल्फ सफिशिएंट होना है, क्योंकि सीधी सी बात है इस तरीके के इंटरनेशनल डिस्ट्रप्शन आता है ना, तो इंडिया जैसा एक ही कंट्री कोई नहीं है जो बर्बाद हो रहा है या परेशान हो रहा है, बाकी और कंट्रीज भी इसी तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के जस्ट ऑपोजिट वेव भी चल रही है। हम भी सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, तो कोई केवल इंडिया ही बात नहीं कर रहा है, बहुत सारे कंट्रीज सेल्फ इंडिपेंडेंट होना मतलब सेल्फ सफिशिएंट होना चाह रहे हैं। अब सेल्फ सफिशिएंसी तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन पे डिपेंडेंसी रिड्यूस करेगी, और जब सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ दूसरे कंट्रीज जाएंगे तो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, तो किसको करेगा। तो ये चैलेंजेस हैं हमारे सामने। साथ में फिर कॉम्पिटिटिवनेस की बात आ जाती है कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो कम्पीट कितना कर रहा है। आज चाइना ने इतना एक्सपोर्ट बूस्ट क्यों किया, क्योंकि उसके पास में कॉम्पिटिटिवनेस थी, सस्ती टेक्नोलॉजी थी, सस्ते प्रोडक्ट्स उसने बेचे, ठीक है, क्योंकि वहाँ की सरकार ने बहुत फ़ायदा दिया है वहाँ की कंपनीज को। तो ऐसे में चैलेंजेस कम नहीं है। दूसरा, 400 बिलियन डॉलर का जो टारगेट अचीव हुआ है, एक बार इसको हम थोड़ा सा चेक करें कि जीडीपी के हिसाब से कितना परसेंट है। तो बोले एक दशक पहले जो परसेंटेज हमारे एक्सपोर्ट का था ना, देखो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी तो देखना पड़ेगा, तो बोले एक दशक पहले जितना जीडीपी में एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन था
उससे कम कंट्रीब्यूशन है इस $400 बिलियन का जो एक्सपोर्ट हुआ है उसका। तो मतलब परसेंट वाइज जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एक्सपोर्ट का वो अभी भी कम है, वो भी बढ़ना चाहिए। तो ये कुछ कंसर्न्स थे और कुछ पॉजिटिव बातें थी, वो हमें देखनी थी एक्सपोर्ट को लेकर के, वो हमने देखा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रॉम मिसाइल टू मील। आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर अशोक गुलाटी जी ने और आयुषी खुराना जी ने। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से यूक्रेन में रशिया ने इन्वेड किया है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि हम डिफेंस सेगमेंट में आत्मनिर्भर होना चाहिए, हमें होना चाहेंगे। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी प्रमोट किया जा रहा है, जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है वो अलोकेट किया जा रहा है। तो राइटर जो हैं वो ये राइटर्स हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमने 1965 का जब वॉर लड़ा था, जिस टाइम पे हमने बहुत गजब के फैमीन्स का सामना किया था, ड्रॉट्स थे, चाइना से वॉर हम हारे थे, इकोनॉमिक क्राइसिस ज़बरदस्त चल रहे थे इंडिया में, तब हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये कहा था, जय जवान जय किसान, कि भाई एक जवान को भी प्रमोट करो तो एक किसान को भी प्रमोट करो। कारण कि अगर एक सोल्जर को आप वाकई में लड़ाना चाहते हो ढंग से कि हाँ वो हमारी टेरिटरी को और हमारी सॉवरेनिटी को डिफेंड कर सके, तो उसका पेट भरा हुआ होना चाहिए। तो ऐसे में किसान को भी प्रमोट करना ज़रूरी था। फिर टाइम बीतता है, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने टेन्योर के टाइम पे कहा था कि जय जवान जय किसान के साथ में जय विज्ञान भी करो, क्योंकि हमें साइंटिस्ट कम्युनिटी के सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो बोला यही चीज़ है जो हमें एक सेल्फ रिलायंस की तरफ ले जा सकती है, जब हम जय जवान जय किसान जय विज्ञान तीनों चीज़ों पर अगर हम ध्यान देंगे। सवाल है यहाँ पर जय विज्ञान का यूज़ करना किसके लिए, जय किसान के लिए। देखो जय जवान की तो ज़रूरत है पाकिस्तान और चाइना को टैकल करने के लिए। तो ऐसे में सवाल यह है कि एग्रीकल्चर में क्या हमारा प्रोडक्शन कितना हो रहा है उसको हमें देखना होगा। आज देखने को तो हम बोलते हैं कि हम नेट एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर कंट्री हैं, पर सवाल यह है कि रिसोर्सेज कितने कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है ना, पानी कितना लगता है, फर्टिलाइजर कितना लगता है, सब्सिडी कितनी देते हो, तब जाकर के वो एक्सपोर्ट इतना राइज हो रहा है। तो ऐसे में हमें ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च किया जाए एग्रीकल्चर सेगमेंट में, जिससे कि प्रोडक्टिविटी राइज हो। दैट मीन्स इनपुट कॉस्ट तो हो जाए रिड्यूस और एक्सपोर्ट को हम प्रमोट कर सके या फिर हमारा जो प्रोडक्शन उसको राइज कर सके। तो इसी चीज़ के लिए बात आ रही है कि हमें कैसे भी करके जो एक डेवलपमेंटल सेगमेंट है उसमें एग्रीकल्चर पर भी ध्यान देना होगा। और उसके लिए आप देख सकते हो कि एक्सपोर्ट को हमने वैसे भी फोकस में रख रखा है। तो एक्सपोर्ट प्रमोट अगर करना चाहते हो तो आपको कॉम्पिटिटिव भी होना पड़ेगा। और कॉम्पिटिटिव कब होता है कोई भी प्रोडक्ट, जब उसकी इनपुट कॉस्ट रिड्यूस्ड होती है, और इनपुट कॉस्ट जितनी कम होगी उतना ही फ़ायदा हम दे पाएंगे। आज अगर देखा जाए तो एक्सपर्ट्स का तो ये कहना होता है कि जितना एग्री जीडीपी होता है, मतलब हमारी जीडीपी में जितना एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है उसके हिस्से के हिसाब से देखें तो कम से कम 1% कंट्रीब्यूशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जाना चाहिए, ठीक है। बट रियल सेंस में अगर देखें तो आज के टाइम पे हमारे यहाँ पर एग्री जीडीपी का केवल 0.6% है, वो ही सरकारें खर्च करती हैं। एग्री जीडीपी का केवल 0.6% ही खर्च करती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर के लिए। तो सवाल क्या है कि हमें एक तो ये खर्चा बढ़ाने की ज़रूरत है। अशोक गुलाटी जी का जब भी आर्टिकल आता है तो ये पॉइंट तो ज़रूर मिलेगा आपको। दूसरा ये कि एक वक्त ऐसा था जब हमारे यहाँ पर फूड शॉर्टेज थी और हमारे यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी, तो हमने फिलीपींस से तो मंगाया था चावल, ठीक है, और हमने मैक्सिको से मंगाया था वीट। ऐसे में इन दोनों का जो बीज था दैट वाज हाई यील्ड वैरायटी HYV सीड हमने मंगवाए थे। तो इससे हमने हमारा प्रोडक्शन था, रिक्वायरमेंट थी, वो पूरी की कि नहीं। तो ऐसे में एब्रॉड में डेवलप्ड जो भी अलग अलग वैरायटी के बढ़िया क्वालिटी के जो सीड्स हैं, उन सीड्स को हम इंपोर्ट करके हमारी जो लोकल कंडीशंस है उसके हिसाब से उनको चेंज करके हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। खुद भी रिसर्च करके नए सीड तैयार कर सकते हैं। जैसे आज क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, तो क्लाइमेट रेजिस्टेंट जो सीड्स हैं वो डेवलप किए जा सकते हैं। या फिर ये कह सकते हो कि पानी कितना कम है कहीं पे, तो ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड्स हैं वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो इसके लिए साइंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिलकर के जितना भी एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है उसका कम से कम 1% तो खर्च करना चाहिए। तब जाकर के इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट हो पाएगा आज की रियल टर्म्स में। दूसरी तरफ अगर देखें तो हमारे यहाँ पर
₹1 अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाता है ना, ये इकोनॉमिक सर्वे को कोट कर रहे हैं 2021-22 के को, ये कह रहे हैं कि अगर ₹1 रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हिसाब से खर्च होता है ना एग्रीकल्चर के लिए, तो उसका रिजल्ट ये है कि रिटर्न मिलता है ₹11.20। दूसरी तरफ वही ₹1 अगर आप फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पे देते हो तो केवल ₹0.88 ही आपको रिटर्न मिलता है। कितना नुकसान है। वही पैसा अगर आप सब्सिडी के तौर पे देते हो ₹1 तो आपको रिटर्न 0.79 मिलता है। तो ऐसे में आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करोगे ना एग्रीकल्चर में, तो देखो आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। तो ऐसे में पॉपुलिज्म की बजाय हमें जो लोक लुभावनी जो स्कीम्स बनाई जाती हैं उनकी बजाय ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट को हमें प्रमोट करें। इसके आगे फिर राइटर्स बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर अभी भी सब्सिडीज़ में ज़्यादा विश्वास किया जाता है, जबकि अगर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर ली जाएँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर ली जाए, जिससे कि हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो भी कम इनपुट कॉस्ट उनकी रिड्यूस हो और जो प्रोडक्शन है वो भी इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सके। यही तो हमें चाहिए। देखो, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर का भी रोल यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाली कुछ ग्लोबल और लोकल कंपनीज है, जैसे यहाँ पर बायर आप देख सकते हो, या फिर सिंगेंता, या फिर माइको, या फिर जैन इरिगेशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर रही हैं जिससे कि प्रोडक्ट की जो मतलब क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो, इनपुट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो। इसका मतलब क्या हो गया कि कम पैसे में ज़्यादा उपज करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। तो ऐसे में आज हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है, एक तो ज़मीन बहुत कम है। इंटरनेशनल अगर ग्लोबली देखें तो टोटल जितना भी लैंड सरफेस एरिया है उसका केवल 2.17% के आसपास में ही हमारे पास में ज्योग्राफिकल एरिया है, जबकि पॉपुलेशन 17% के लगभग है टोटल वर्ल्ड की। तो इस केस में लिमिटेड नेट सोन एरिया है, खेती करने के लिए जगह कम है हमारे पास में, वाटर रिसोर्सेज लगातार ख़त्म हो रहे हैं, पोल्यूट हो रहे हैं, और साथ में क्लाइमेट चेंज का जो एक पॉइंट है ये भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो क्यों नहीं हम हमारे यहाँ पर हंगर, माल नरिशमेंट, इन चीज़ों को रोकने के लिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इन प्राइवेट सेक्टर की जो एंटिटीज़ हैं इनको हम इन्वॉल्व करें। इससे क्या होगा, जो हमारा एग्रीकल्चर पे जो भी लागत है वो भी कम होगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो इसमें हमारा पूरा एक प्लस प्लस सिचुएशन है, और साथ में प्रॉपर नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना भी पॉसिबल हो पाएगा। इसीलिए हमें एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए एक एग्रेसिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि लेथार्जी आप बरत रहे हो, धीरे धीरे चल रहा है सारा काम, ऐसा नहीं। एक एग्रेसिव मैनर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसके चलते प्रोडक्टिविटी राइज होगी और साथ में जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका प्रोटेक्शन भी करना पॉसिबल हो पाएगा। और यही हमारे सामने आज एक बड़ा चैलेंज है। तो जिस तरीके से हम डिफेंस में सेल्फ रिलायंट होना चाह रहे हैं, बोला हमें खाने में भी सेल्फ रिलायंस के लिए ये कुछ करने की ज़रूरत है, जो हमने अभी इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया है। आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट आर्टिकल है द लॉन्ग एंड गेम इन वियना। देखो, इस आर्टिकल को लिखा है दीपिका सारस्वत जी ने। इनका ये कहना है कि अभी ईरान के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने अपना एक स्टेटमेंट दिया जब वो सीरिया के विजिट पे थे, कि भाई जो 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको ईरान न्यूक्लियर डील भी बोलते हैं, जैकपोआ, वो फाइनलाइज हुई थी, जिससे अमेरिका ने खुद को विड्रॉ कर लिया था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे। तो बोलो उस पर फिर से हम नेगोशिएशंस में आगे बढ़ रहे हैं, और जहाँ तक है जल्दी से जल्दी उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। पर यहाँ पर कुछ अड़ंगे आ रहे हैं, कुछ रोड़े आ रहे हैं, जिनमें पहला पॉइंट तो ये है कि रशिया, देखो ये एक तरफ तो ईरान है, 2015 की एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। एक तरफ तो ईरान था, प्लस में जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वो, और प्लस जर्मनी एक। तो ऐसे करके ये 6-7 कंट्रीज एंगेज थे ये 2015 की एंगेजमेंट में। तो आप P5 में आपको पता है कि रशिया भी है, पर जिस तरीके से रशिया ने अभी यूक्रेन में इन्वेजन दिखा रखा है ना, तो अभी जो करंट एंगेज जो बातें चल रही है इस ईरान न्यूक्लियर डील को रिवाइवल देने के लिए, उसमें अभी रशिया को एक्सक्लूड कर रखा है। तो ऐसे में P4+1 ही यहाँ पर इन्वॉल्व है। ओके, अब बात क्या आ रही है कि पहली चीज़ तो ये कि रशिया पे आपको पता है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, ठीक है, जिस तरीके से यूक्रेन में इन्वेजन दिखाया। तो रशिया ने सीधा ये कह दिया कि भाई हमें यूनाइटेड स्टेट्स से एक रिटर्न में गारंटी चाहिए कि अगर आप
ईरान के साथ में ये न्यूक्लियर डील साइन कर दोगे तो जो सैंक्शंस वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पे लगा रखे हैं उनका असर ईरान रशिया रिलेशनशिप पे नहीं आएगा। ये एंगेजमेंट को लेकर के रशिया बिल्कुल एडामेंट रहा और इस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं हर्डल्स भी आने लग गई। ये जो JCPOA की जो बातचीत चल रही थी वियना में उसमें, पर फिर बाद में कतर के और आप देख सकते हो ये ईरान के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है इनका बैक टू बैक विजिट होता है मॉस्को में और रशिया को फिर थोड़ा राजी कर लिया जाता है कि आप इस एकदम एडामेंट वाली जो सिचुएशन है या पोजीशन आपने ले रखी है उसको थोड़ा विड्रॉ करो और रशिया फिर इस चीज़ को मान जाता है। तो अब जो है पॉइंट ये है कि ईरान में रशिया के क्या स्टेक्स इन्वॉल्व है वो देखो। अभी ईरान में देखो एक न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप की जा रही है और वो न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप करने में रशिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, जो कि सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना वो सारी चीज़ें। तो ऐसे में ईरान के साथ में रशिया के जो रिलेशंस है ना वो पहले ही बहुत ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से तो पहले ही बातें बोल दी कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीधा बोल दिया था, बोले एक नया एक्सेस निकल के आ रहा है, बैड एक्सेस किस किस के बीच में, नॉर्थ कोरिया, रशिया और इधर था ईरान, बोले इनके बीच में, ठीक है, और चाइना का भी नाम कई बार ऐड हो जाता है इनके साथ में। तो पॉइंट यहां पर आ जाता है कि रशिया जो है वो तेहरान में रिसर्च रिएक्टर में और वहां पर ईरान में एक न्यूक्लियर फैसिलिटी जिसमें अगर हम देखें जिसका नाम यहां पर है बुशहेर, ठीक है, एनर्जी प्लांट इन बुशहेर, इसमें रशिया के इन्वॉल्वमेंट पूरे पूरे हो रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के ईरान जो था वो खुद भी सेंसिटिव था कि एक तरफ अगर हम नेगोशिएशन न्यूक्लियर डील के बेसिस पे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कर लेते हैं तो फिर रशिया पे जो सैंक्शंस लगे हुए हैं वो हमारे ऊपर असर ना डाल दें। तो फिर इस चीज़ को लेकर के ईरान ने अभी जो रशिया ने इन्वेजन किया है ना यूक्रेन में, इसको भी क्रिटिसाइज नहीं किया है और ये कह दिया कि भाई जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना वो पॉलिटिकल डिसीजन लेंगे कि करना क्या है। कि रशिया वाले मुद्दे पे तो चलो ठीक है कि हमने रशिया को राजी कर लिया कि आप अड़ो मत इस बात पे कि हमारी एंगेजमेंट पे कोई इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा, वो हमारी हेडेक, हम कैसे मैनेज करेंगे। तो ऐसे में रशिया को मना लिया ईरान ने। अब बात आ जाती है कि पॉलिटिकल डिसीजन जो होना है JCPOA को लेके, उसमें अब वेस्टर्न कंट्रीज़ को डिसीजन लेना है और वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपको पता है कि P4+1 और साथ में ईरान ये एंगेज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पर अभी तक भी कुछ सोल्यूशन निकल नहीं पा रहा है। एक तो पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है IAEA, जो कि UN का न्यूक्लियर वॉचडॉग भी बोला जाता है, उसने इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से किया है तो ईरान ने अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। तो ऐसे में ईरान क्या उन न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ से विड्रॉ करेगा। दूसरी चीज़ ये कि अभी आप देख सकते हो कि ईरान में जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जो लेवल है वो बहुत हाई लेवल तक पहुंच गया है। तो ऐसे में ईरान के पास में अभी बहुत ज़्यादा अपर हैंड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब अभी जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं ना उसमें ईरान अपनी कंडीशंस को ज़्यादा इम्पोज कर रहा है या ईरान अपनी तरफ से बातें पूरी क्लियर रख रहा है कि भाई एक तो ये हो गया कि आप ये गारंटी दो कि जिस तरीके से 2015 में JCPOA साइन हुआ और आप लोग विड्रॉ कर गए, इस तरीके से यूनिलैटरली आप विड्रॉ नहीं करोगे। एक तो पॉइंट तेहरान की तरफ से ये कंडीशन रखी जा रही है। दूसरा ये बोला जा रहा है कि अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को एक तरीके से फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता रखा है ना, बोला इस फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का टैग इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से हटाओ, जो ईरान की एक आप कह सकते हो ट्रूप है, मिलिट्री ट्रूप, बोला इसको आप टेररिस्ट की टैग जो दे रखी है उस टैग को आप हटाओ। साथ में ये कह दिया कि आप अगर कुछ भी आगे काम करो, ठीक है ना, इस डील को लेकर के, तो ईरान का कॉन्फिडेंस में होना ज़रूरी है। रशिया वाला पॉइंट हमने देख लिया कि रशिया को राजी कर लिया, तो अब कह रहे हैं कि भाई आप डिसाइड करो इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने में, ठीक है। वियना में अभी जो बातचीत हो रही है इसमें ये बहुत सारे ऐसे दो इश्यूज़ तो ये आपको समझ में आ गए होंगे ऊपर वाले, ये अभी भी फंसे हुए हैं जिसमें कोई सोल्यूशन निकल नहीं पा रहा है इस न्यूक्लियर डील में, ठीक है। बाकी तो ये बताया जा रहा है कि ईरान जो है वो कितने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर चुका है। अभी तक तो बोलने को तो ये बोल रहा है कि हमने कोई डेवलपमेंट नहीं किया है, बट रियल सेंस में या फिर जो कयास जो लगाए जा रहे हैं, सस्पिशियस जो इश्यूज़ हैं, उनमें अगर देखा जाए तो ईरान ने जितने भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप किए उनके बारे में कोई अभी तक कहते हैं ना कि ओपन नहीं किया है, पब्लिक नहीं किए उन चीज़ों को, तो वो भी कहीं ना कहीं इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो बातचीत होते हुए लंबा टाइम बीत चुका है, अभी तक कोई आउटकम निकल नहीं पा रहा है, ठीक है।
और एक जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट फॉर न्यूक्लियर इंडस्ट्री, ये देखो बेसिकली अप्रैल 9 को, ठीक है, नेशनल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डे के, आप इसमें देखो पॉइंट क्या रहा है वो मैं बताता हूँ। वो ये कि ईरान में अभी जिस तरीके से एक तरफ तो नेगोशिएशन चल रहा है, ईरान जो है नेगोशिएशन कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में, पर साथ साथ में ईरान ने 9 अप्रैल को नेशनल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डे के तौर पे अनाउंस भी कर दिया है कि 9 अप्रैल को हम इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। दूसरी तरफ से उन्होंने अपनी तरफ से कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट फॉर न्यूक्लियर इंडस्ट्री, कि न्यूक्लियर इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए खुद का एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है। तो ये दो चीज़ें क्या शो कर रही है कि ईरान बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगा रहा है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगा रहा है अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करने में। तो ऐसे में एक तरफ तो नेगोशिएशंस कंटिन्यू है और दूसरी तरफ ईरान जो है वो ब्रेक नहीं लगा रहा है। अब यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ के सामने एक ये डिलेमा है कि भाई डिसाइड किया जाए कि ईरान पे सैंक्शंस और ज़्यादा लगाए जाए या ईरान के साथ एंगेज करके ईरान को टैकल किया जाए। तो ये ही कहीं ना कहीं एक पॉइंट है जिसकी वजह से मुश्किलें आ रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ को ईरान के साथ इस पर्टिकुलर JCPOA को रिवाइवल देने में, या फिर इस एंगेजमेंट में जिसको हम न्यूक्लियर डील, ईरान न्यूक्लियर डील जिसको हम बोल रहे हैं। तो ये कुछ पेचीदगियाँ चल रही हैं अभी, वो हमने देख ली। तो इस डिस्कशन में ये आर्टिकल्स थे जिन्हें हमें देखना था। थैंक यू वेरी मच। हो गया कंप्लीट डिस्कशन।